Hi everyone. In today's video, we are going to cover the PYQs related to fundamental rights that has been covered in the previous lecture till here. अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं. It was very interesting lecture. Okay, so question number 1 is which of the following factors constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? ठीक है, डेमोक्रेसी में इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि बेस्ट सेफगार्ड है लिबर्टी का. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 2021 में, सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. अब देखिए एक एक टर्म को यहाँ हम समझेंगे अच्छे से बिकॉज हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है. सो वन इज कमिटेड जुडिशरी. अ जुडिशरी विच इज कमिटेड, तो क्या वो बेस्ट सेफगार्ड प्रोवाइड करेगी डेमोक्रेसी को? नहीं कर सकती. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पावर सारी सेंट्रलाइज हो गई तो क्या ये? नहीं, ये भी एक लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट इज इलेक्टेड गवर्नमेंट. इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी हद तक सही है बट बेस्ट सेफगार्ड नहीं है. ठीक है, लिबर्टी का. सेपरेशन ऑफ पावर, यू कैन से पावर्स आर सेपरेटेड, तभी तो स्टेट में अलग पावर, सेंटर में अलग पावर, जुडिशरी की अलग पावर. तो इसी से ही तो वी कैन से दैट वी आर लिविंग इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. तो ये देखिए, अब बाकी जो ऑप्शंस थे वो सही क्यों नहीं है. इन द लिबरल अप्रोच which is inherent in democracy. ठीक है, all forms are rooted in the will of power. डेमोक्रेसी मतलब क्या है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. ठीक है, तो उसमें लोगों को सबसे पहले रखना है ना, सबसे ऊपर रखना है. तो अब कमिटेड जुडिशरी ये कभी नहीं जाएगी गवर्नमेंट के अगेंस्ट. ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट कमिटेड जुडिशरी कभी नहीं जाएगी. तो ये बेस्ट कैसे सर्व कर सकती है लोगों को? नहीं कर सकती ना. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर refers to a setup in which the decision making powers are concentrated in a few leaders. जब पावर सेंट्रलाइज्ड होती है तो कुछ ही लीडर्स के हाथ में पावर होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा. इलेक्टेड गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर लिबर्टी. हम एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं कि ये लिबर्टी इंश्योर करेगी बट इट इज नॉट द बेस्ट सेफगार्ड है टू इंश्योर लिबर्टी. क्वेश्चन नंबर second question number 2. Which Congress session passed the resolution of fundamental rights in 1931? कौन से कांग्रेस सेशन में पास किया गया था? ये कराची के. ठीक है, विच वॉज प्रिसाइडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या ही होगा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. 1931 में कराची सेशन हुआ था कांग्रेस का, सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. The Nehru 1928 has advocated the inclusion of fundamental rights in the constitution. हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, का आंसर यही होगा और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. पहली बार जो एडवोकेट इंक्लूजन की बात की गई थी फंडामेंटल राइट्स के, वो किस में की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में. ठीक है, इससे पहले भी एक बार की गई थी, that was in 1869 by बाल गंगाधर तिलक in the form of Bill of Rights. ठीक है. Fourth question, who said the following words about fundamental rights? ये पढ़ लीजिए. fundamental rights should be looked upon not from the point of view of any particular difficulty of that movement. मतलब कि उस टाइम की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग नहीं फंडामेंटल राइट्स तय किए जाएंगे, देखे जाएंगे, बट as something that you want to make permanent in this constitution. ये permanent होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में. ये किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था. ये सॉरी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था. ये बी. Who among the following persons said for the fundamental rights a pledge to our people and a pact with the civilized world? डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन. यूपीपीसीएस 2021 में आया, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं यूपीपीसीएस में. फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिफिएबल, नॉन जस्टिशिएबल, फ्लेक्सिबल और रिजिड. जस्टिशिएबल. ठीक है. अब द राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, उसका क्यों है ये? बिकॉज द फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल बाय द courts subject to certain restrictions. ठीक है.
दी राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स बिकॉज फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है इन राइट्स को? बिकॉज it is written in the constitution, yes. It is democratic, it is for public welfare, yes. Public welfare के लिए नहीं होगा, sorry. It is essential for the personality development, yeah. It is quite essential for the personality development. Parliament cannot make law against it, yeah. Parliament cannot make law against it because fundamental rights are basic structure of the constitution, so that parliament cannot make any law against the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड, गलत है ये, सस्पेंड किए जा सकते हैं. कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. दी फंडामेंटल राइट्स आर नेचुरल और नॉन ट्रांसफरेबल. ठीक है, राइट्स हैं ये. कैन ओनली बी सस्पेंडेड, ये सस्पेंड किए जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में. फॉर द प्रोविजन हैज गिवन, ये किस में दे रखा है ये प्रोविजन? इमरजेंसी का 358 एंड 359. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड फॉर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 358 टू 359 एंड 359. अगर इमरजेंसी वहां मेंशन ना किया हो, ये आर्टिकल्स दे रखे हो, तो फिर उस पर भी ऑप्शन भी सही हो जाएगा. तो कौन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकते कभी भी? वो है आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 20. ठीक है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ना, राइट टू प्रिवेसी, ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकती. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया. ठीक है, अब ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसको बताना है कौन सी सही है और कौन सी नहीं है. तो दे आर ए गारंटी अगेंस्ट स्टेट्स एक्शन. ठीक है, दे आर गारंटीड अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, ये सही है. दे आर एन्यूमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सही है. दे इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, यस, ये भी सही है. दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, नो, दे आर लाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए. ठीक है, तो 1 2 3 हो गया, तो ऑप्शन देख लेते हैं, दैट इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो यही दे रखा है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस एज विजुअलाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली फाउंड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और एक छोटा सा मोस्टली जो स्टेट इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस के बारे में बात की गई है, मोस्टली वो डीपीएसपी में की गई है. बट फंडामेंटल राइट्स में भी एक छोटा सा चैप्टर उसके रिगार्डिंग दे रखा है, जो कि हम पढ़ चुके हैं. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, दैट इज 12 to 35. मूविंग अहेड, which article of the constitution gives precedence to constitutional provision over the laws made by the union parliament or state legislature. ठीक है, इसका मतलब क्या है? constitutional provision over the laws made by the union पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. तो आर्टिकल 13 में ही दे रखा है ना. क्या दे रखा है? कल हमने पढ़ा था आर्टिकल 13 में. आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजन दैट प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज and post constitutional laws if inconsistent with the provision of मतलब कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बने हो लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बने हो, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को हिंडर करते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो वॉइड होगा. ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी. ठीक है, अब एक आर्टिकल और है, आर्टिकल ये आर्टिकल 13 हमने देख लिया, इसका आंसर यही है. विच आर्टिकल ऑफ द गिव्स प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ओवर द लॉज मेड बाय द. ठीक है, मतलब कि यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से भी आगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज दे रखी है, गिव प्रेसिडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ठीक है, वो कौन सा आर्टिकल में है? वो मतलब 13. इफ एनी लॉ इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट दैट would be void. Okay, अब इसके और ये देख लेते हैं ऑप्शन. आर्टिकल 245 क्या कहता है? इज रिलेटेड टू द एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द
स्टेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं उससे रिलेटेड है ये। आर्टिकल 326 में क्या है, रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। सो एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसमें दे रखा है, दैट इज गिवन इन द आर्टिकल 326। आर्टिकल 32 सबको पता है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक है। मूविंग अहेड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू सिक्योर पैरामाउंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग विच फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम इन नेचर। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये यूपीपीसीएस 1999 का क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय द 5 आर्टिकल्स, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी किसमें, आर्टिकल 14 टू 18 में दे रखी है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इक्वालिटी अगेन आर्टिकल 14, 14 में भी दे रखी है राइट टू इक्वालिटी इन आर्टिकल 14, 15 एंड 16। सो 2, 3 एंड 4 होगा, ठीक है। आर्टिकल 13 में राइट टू इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। Which one of the following article of the Indian Constitution puts an absolute limitation on the legislative power? Legislative powers पर absolute limitation कौन सा आर्टिकल लगाता है, हमने पढ़े थे ना। ओके कौन कौन से राइट्स एब्सोल्यूट हैं और कौन कौन से राइट्स नहीं है, मतलब किसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं किसमें नहीं है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो एब्सोल्यूट लिमिटेशन लगाता है किसकी, लेजिस्लेटिव की पावर, दैट इज द आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 14 Constitution of India, equality before law has been incorporated. The state shall not deny any person. State shall not deny, cannot deny any person equality before law. ठीक है, किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता इक्वालिटी सर्व करने के लिए, और दी equal protection of laws within the territory of India on the grounds of which grounds, on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. But Article 14 puts a limitation on the legislative powers. Article 14 जो है वो limitation लगाता है legislative की powers पर, every person whether a citizen, कोई भी। अच्छा, Article 14 is also provided to foreigners also, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। Next question, which one of the following article of the Constitution is related to equality before law? That is Article 14. In which article of the Constitution equal protection of law? Again Article 14. ये UPPCS Mains 2015 का है question. ये UPPCS 1999 का है। अब आते हैं a legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power on the in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Indian Constitution? ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कन्फर करता है एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर उसमें अनगाइडेड और अनकंट्रोल इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इफ लॉ वायलेट्स, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा वहां, आर्टिकल 14। तो द कोर्ट एक्सरसाइजेस कंट्रोल over the delegation of discretionary power of the administration by adjudicating upon the constitutionality of the law under which such powers are delegated। इसको आप रीड कर लीजिएगा। What is meant by the rule of law? Rule of law क्या होता है, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, ठीक है, ये हमने याद कर लेना है। रूल ऑफ लॉ इज वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी ऑफ ऑल, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन ये दे रखा है, रूल ऑफ लॉ इम्प्लाइज दैट द क्रिएशन ऑफ द लॉज का क्रिएशन, उनका इन्फोर्समेंट और उनका रिलेशनशिप अमंग लीगल रूलर्स आर देमसेल्फ लीगली रेगुलेटेड, ठीक है। prohibition of discrimination on the ground of religion etc.
आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइड अंडर आर्टिकल 15 से लेके आर्टिकल 19 तक। क्या है ये? 6 राइट्स है ना, राइट। तो ये किस में दे रखा है? आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू इक्वालिटी में आता है ना ये, 14 से लेके 18 तक। Which one of the following fundamental rights was amended as a result of decision of the Supreme Court in state of Madras versus चंपारण दुराइरजन केस? तो ये केस भी हम पढ़ लेते हैं। ये 1997 में आया है क्योंकि ये केस उसी दौर उससे पहले आया हुआ था। बी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। देखते हैं, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाज अमेंडेड following the Supreme Court's verdict in the case of State of Madras and Durai region in Article 15, Clause 4 was added by the First Constituent Assembly 1951 में for making special provision for the advancement of the socially and educationally backward classes। ठीक है, मतलब कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है इसके रिगार्डिंग वर्डिक्ट है कि यू कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अगर एजुकेशनल और सोशल बैकवर्ड क्लासेस हैं तो यू कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर देम। सो इट इज द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना ये, तो इट इज द वायलेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट is violation of the rights against discrimination. The violation, it is the you can say that it's reasonable restriction on the article 15. Okay, under which article of the constitution reservation in admission to educational institution including private, OBC, ST, SC, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, that is the article 15 clause 4। ठीक है, और ये ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1950, आर्टिकल 15 क्लॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में। क्लॉज 4 में है एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, और क्लॉज 5 में है ओबीसी, एससी एंड एसटी। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। 15 क्लॉज 4 एजुकेशनल बैकवर्ड, सोशल बैकवर्ड, एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ओबीसी, एससी एंड एसटी। इसके एक्सप्लेनेशन में दे रखा होगा related to reservation in admission for scheduled caste, scheduled tribes and educational institution which include private education। इसमें private educational institutes भी included है, whether aided, चाहे उनको state से fund आ रहा है या नहीं आ रहा है। then the minority educational refer to the clause 1, वो clause 1 में आता है minority of, ये हमने पढ़ा है ये 30 clause 1 आर्टिकल। ठीक है, The 93rd Amendment Act of 2005 वो क्या कहता है? Enable the provision of reservation 27% for the backward classes and in government as well as in private education। 27% रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। कौन सा आर्टिकल कहता है ये? वो अमेंडमेंट एक्ट कहता है, दैट इज 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 कहता है कि 27% रिजर्वेशन मिलेगा किसमें? प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ओके, द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी इज मेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी किस कौन से आर्टिकल में? दैट इज इन द आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में भी। किस 15 क्लॉज 4 में तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है और 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन फॉर द प्रमोशन। ठीक है, रिजर्वेशन इन दी फॉर द प्रमोशन ऑफ सीट्स, उसमें की बात की गई है। ये देखिए, एम्पावर्स द स्टेट टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन दी अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन दी फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। मतलब कि वही हो गया, रिजर्वेशन इन दी प्रमोशंस और अपॉइंटमेंट्स ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस सिटीजन। ठीक है, Which of the following article of the Indian Constitution guarantees
इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन मैटर्स रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। किस में दे रखा है ये? आर्टिकल 16 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस ना, उसमें दे रखा है ये। Which of the following is not included in the fundamental rights to equality as enshrined in the Indian Constitution? इसमें से राइट टू इक्वालिटी में कौन सा राइट इंक्लूडेड नहीं है? इक्वालिटी बिफोर लॉ दे रखा है, सोशल इक्वालिटी दे रखी है, फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और स्टेटस भी दे रखा है। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं गई है फंडामेंटल राइट्स में। फंडामेंटल राइट्स में इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं की गई है। ये 2008 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 assertion रीजन, ये क्या कहते हैं? State can treat unequal differently with the objective of creating a level playing field in social, economic and political spheres. As we can see, there is a this is a question on रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, मतलब इसमें ये बोल रहा है कि स्टेट जो है ना अनइक्वली ट्रीट कर सकता है, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, कि ताकि जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। ठीक है, तो ये with regards to, I think article with regards to this statement is with regards to reasonable restrictions। ठीक है, among equals the law should be equal and equally administered। ठीक है, मतलब among equals, जो अब जैसे सपोज ओबीसी है और ओबीसी है, तो इन दोनों के लिए लॉज इक्वल होंगे बिकॉज दे आर इक्वल ना, जनरल एंड जनरल लॉज आर इक्वल। ठीक है, बट देयर इज अ जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी कैटेगरी, तो इनके लॉज थोड़े से, लॉज क्या, इनके लिए रिजर्वेशन है, इनके लिए नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये हो गया अनइक्वल डिफरेंटली। ठीक है, तो मतलब वही है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए एसटी एससी ओबीसी को जो कोटा मिलता है वो सब मिलता है, तो वो क्या है, स्टेट अनइक्वली ट्रीट कर रहा है ना उनको फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, ऑफ क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड, एक लेवल प्लेइंग फील्ड स्टेट क्रिएट कर रहा है इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर में। ठीक है, अब आ जाते हैं एमंग इक्वल्स द लॉ शुड बी इक्वल एंड इक्वली, जो बाकी जो इक्वल्स है उनके लॉज इक्वल होने चाहिए, जैसे जनरल और जनरल है तो इन दोनों के लिए लॉ सेम है, बट जनरल और ओबीसी है तो इस इनके लिए कोटा है, इनके लिए कोटा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सही है, both A and R are true and R is the correct explanation। ठीक है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, ये रीजन इज करेक्टली डिफाइनिंग द assertion। ओके, यहाँ पढ़ लेते हैं, देर आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, classifications varying the needs to the of the different classes of person with the objective of creating a level playing field in the social, economic and political spheres among the equals। ठीक है, देखिए, देख लिया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट वाज द रिजर्वेशन एंड प्रमोशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंश्योर्ड बाय इंसर्टिंग क्लॉज 4A। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था? 16 में 4A कब ऐड किया गया था? बाय द 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है? क्लॉज 4 कहता है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्लॉज ए कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ये दोनों अच्छे से याद रखेंगे हम। अब आप ये देखिए कि दे आर गिविंग मोर एम्फसाइज ऑन द टॉपिक ऑफ एसटीज एससीज, है ना, तो these are quite important topic। Now enable the Supreme Court of India to deduce a fundamental right to equal pay for equal work। equal pay होना चाहिए equal work के लिए, तो ये इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों मिलके इनकॉर्पोरेट करते हैं, डिड्यूस करते हैं फंडामेंटल राइट को। कौन से फंडामेंटल राइट को? इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क। अब नेक्स्ट, अंडर व्हाट प्रोविजन अनटचेबिलिटी? Article 17 we all know, again untouchability, Article 17 we all know,
Untouchability, Article 7, we all know. Regarding the article of the Indian Constitution, the abolition of untouchability has been guaranteed in Article 17. We all know Article 17 of the Indian Constitution deals with abolition of untouchability. Which of the following articles of the abolished untouchability? That is Article 17. Under which article scheduled caste, again question on the scheduled caste and scheduled tribes. Scheduled caste and scheduled tribes have been granted fundamental सोशियो-इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल राइट्स किसमें दे रखा है? अब देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका आर्टिकल 17 से, बिकॉज दे हैव फेसिंग a lot of issues regarding untouchability. Okay, the untouchability was actually practiced with him. उन्हीं के साथ तो होता था ना. Abolition of untouchability and its practice in any form is forbidden. It is a statement of principle with the objective to remove humiliation, multifaceted harassment meted to the Dalits and to ensure that Dalits ही तो फेस करते थे अनटचेबिलिटी, उन्हीं के साथ तो इशू था अनटचेबिलिटी का. तो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टिकल 17. विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी? कौन से राइट में आता है ये? राइट टू इक्वालिटी में आता है ना. 14 से लेके 18 तक राइट टू इक्वालिटी है ना. ओके. अगेन अनटचेबिलिटी अचीव्ड बाय prohibition and abolishment of untouchability can be achieved by किस चीज के थ्रू अचीव कर सकते हैं हम? By making laws, yes, definitely. Improving education, yes. More the people are educated, more they would be aware about the facts related to scheduled caste, scheduled tribes. ठीक है. And third is public awareness. Yeah, most important. Providing jobs and no, it is not included. So option is A. ठीक है. By the protection of इनके रिगार्डिंग एक एक्ट भी बना है, that was the Protection of Civil Rights Act 1955. अनटचेबिलिटी के रिलेटेड एक एक्ट बना है, दैट इज 1955 में. उसने क्या डिक्लेयर किया है? प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज पनिशेबल ऑफेंस. ठीक है. इफ यू आर प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी देन यू विल बी पनिश्ड. ठीक है. ये एक पनिशेबल ऑफेंस है. नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ऑन untouchability. You can see now that untouchability is very important. Untouchability is worst form of the structural violence. ठीक है. Untouchability has been practiced in the name of religious sections. Yes, मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं. Both A and R are the correct options and R is the correct. ये worst क्यों है? Because it creates violence ना. In the name of religious sections. धर्म के नाम पे लड़ाई करवाती है. ओके. स्ट्रक्चरल वायलेंस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम पर्सनल वायलेंस. ठीक है. स्ट्रक्चरल वायलेंस जो होती है ना वो पर्सनल वायलेंस से अलग होती है. कैसे? बिकॉज स्ट्रक्चरल वायलेंस में यही आ जाता है, वायलेंस ऑन रेसिज्म एंड अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी? मतलब विच वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू अ डिफरेंट कैटेगरी क्या होती है? आर्टिकल 15 में भी राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है. आर्टिकल 14 में भी राइट टू इक्वालिटी की बात की है. यहाँ रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स के उस पर यहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. बट आर्टिकल 19 में क्या बात की है? आर्टिकल 19 इज अ राइट टू फ्रीडम. तो ये डिफरेंट हो गया ना. तो आर्टिकल यू कैन से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. आर्टिकल इसमें इक्वालिटी की बात नहीं है, इसमें हमारी फ्रीडम्स की बात की गई है कि हमें क्या क्या फ्रीडम्स प्रोवाइड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब ये सब हम पढ़ेंगे नहीं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. अभी हम सिर्फ PYQs देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि हाउ क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड. ठीक है. इन द एग्जामिनेशंस. तो चलिए. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 articles.
राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22, ठीक है, सोचना ही नहीं है। इन विच आर्टिकल द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम टू राइट टू स्पीच, आर्टिकल 19, ये भी 19, ऐसे देखेंगे तो गाइस वी हैव 155 क्वेश्चंस, ठीक है, 155 PYQs टू बी डन। तो ऐसे ऐसे एक एक करके देखेंगे तो इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। Indian constitution does not give right to freedom of the press, but it is included in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस का राइट नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इट इज इंक्लूडेड इन एक्सप्लिसिटली, आर्टिकल मेंशन नहीं है, इट इज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 19 दैट इज इन द क्लॉज 1A, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दे रखा है राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल, इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है 1 clause A, ठीक है, उसमें फ्रीडम ऑफ न्यूज पेपर्स इन आर्टिकल, अब आपने ऊपर पढ़ा था ना कि प्रेस, तो न्यूज़पेपर इज अ फॉर्म ऑफ प्रेस, वही है ना, और स्पेशली प्रोवाइडेड बाय द, ओके, सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग atop the private buildings fundamental rights दे रखा है, किसमें दे रखा है, आर्टिकल 19 क्लॉज ए में दे रखा है, पढ़ा था ना हमने, ऐसा वही है, आर्टिकल 19 से रिलेटेड फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम, आप प्रीवियस लेक्चर देखें, आप सारे कर पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन सॉल्व इट लेटर, ठीक है, तो ये वही दे रखा है, सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग आर्ट फ्रीडम, सॉरी फंडामेंटल राइट्स हैं। Again, which one of the following does not fall within the purview of 21 आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21 की बाउंड्री में क्या नहीं आता है, आर्टिकल 21 क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए हमें, ठीक है, फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है ना, दैट अ पर्सन शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी और लाइफ, तो मेडिकल एड टू इंजर बाय डॉक्टर, ये आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, ये भी इसमें आ जाता है, पोल्यूशन एट द क्वालिटी ऑफ वाटर, ये भी उसमें आ जाता है, कैपिटल पनिशमेंट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, ये आर्टिकल 21 में नहीं आता है कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट आर्टिकल 21 में नहीं आता है, ठीक है, आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड, कौन से राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी के ड्यूरिंग भी ड्यूरेशन में भी रिस्ट्रिक्ट और सस्पेंड नहीं हो सकते, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, भाई ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी लगी आप जाके किसी को मार दो, ऐसा नहीं हो सकता ना, राइट टू लाइफ जीने का अधिकार तब भी होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, और पर्सनल लिबर्टी भी एग्जिस्ट करती है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी, ठीक है, बाकी सारे राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। स्कोप आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट, by solving these questions we can check that, we can say that article 17 that is regarding with regards to untouchability and the scheduled tribes, and article 21, these are the important topics of fundamental rights, ठीक है, तो इसमें हमें केस बताना है कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड राइट टू एजुकेशन बिकॉज ऑफ द डिसीजन, अच्छा राइट टू एजुकेशन भी इस चीज में इंक्लूड किया गया था आर्टिकल 21A, कौन से केस के उसमें हुआ था, यूनी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये देखिए आप, ऑर्गेनाइज द फॉर्म ऑफ फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स बाय आर्टिकल 21A, ठीक है, इसके मेजर्स क्या है और कंटेंट क्या है, वो आर्टिकल 41 और 45 दैट इज इन द डीपीएसपी, दे आर गिवन देयर आल्सो, हम ऐसा आगे लेक्चर करेंगे ना डीपीएसपी का तो उसमें कंप्लीट कर लेंगे, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ किसमें दे रखा है, ये फंडामेंटल राइट है 21A, ठीक है, पहले नहीं था पर इनकॉर्पोरेट इसको किया गया था किसके थ्रू, बाय द केस ऑफ दिस, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बाकी अगर प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन में तो हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो।
The word Hindu in Article 25 of the Constitution, India does not include क्या 25 में, आर्टिकल 25 में डज नॉट इंक्लूड व्हाट पारसीज। हिंदू में क्या क्या आ जाता है, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स आ जाते हैं, बट पारसीज आर नॉट इंक्लूडेड इन हिंदू। ये देखिए सारे आर्टिकल्स दे रखे हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स्ड लेबर। 29 में माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32 में दे रखी है। राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 31 में दे रखा है। ये सब गिवन है। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, recognizes what? Only religious minorities? No. Only linguistic minorities? No. Religious and linguistic minorities? Ethnic minorities are not covered in the Constitution of India. ठीक है, Constitution of India only recognizes two types of minorities, that is the religious and linguistic minorities. ठीक है, next, the guardian of fundamental right is judiciary. If any fundamental right is violated, then we would approach to judiciary, na, Supreme Court. Okay, under the Indian Constitution, who is the guardian? That is Supreme Court. Under the Constitution, who amongst the following is considered as the guardian? ये repeated question, you can check. Repeated question किस किस topics पर आते हैं ये आप देख सकते हैं। Here, judiciary again, protector of fundamental rights and guardian of the Constitution of India, again Supreme Court. ठीक है, which one of the following statement is not correct? K.M. Munshi was one of the member of the drafting committee of the Constitution. Not correct बताना है। K.M. Munshi थे भाई drafting committee में। The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly. Yes, it is true. The Panchayati Raj system was recommended by Balwant Rai Committee. It is also true. The President, बचा कौन सा, यही गलत होगा। क्या क्या होता है? President of India is the guardian of, no, Supreme Court of India is the guardian of fundamental rights under the Indian Constitution. ठीक है, अभी आ गया आर्टिकल 32, that is the which of the following rights can be enforced under the article 32 of the Indian Constitution? कौन से आर्टिकल enforced होते हैं? Constitutional remedies provided to fundamental rights. ठीक है, that is B. और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या दे रखी हैं, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इन पार्ट 3, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इशू करने की डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग, अब ये सारे रिट्स से रखें, वी वुड बी ओके, गवर्नेंटो, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, हैबिस कॉर्पस। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। Which of the following rights was described by Dr. Ambedkar as heart and soul of the Indian Constitution? कौन सा right होगा ये? Any guesses? Right to constitutional remedies. अब देखिए कहाँ कहाँ पूछा है, यूपीपीसीएस, IAS and UPIDI। देखिए दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया है? आर्टिकल 32, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर से वही, अब ये 32 स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो 32 से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व इट लेटर बाय योरसेल्फ। देखिए हमने काफी हद तक पढ़ा था इसको, तो ये देख लेते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 31 क्लॉज 1, आर्टिकल, ये हम इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, अच्छा पीवाईक्यू ही देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, उसके बाद इसको किससे मैच करना होगा ये देखेंगे। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू स्टैप। ये सब हमने कल अच्छे से बहुत समझा हुआ है, तो देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट, ये पढ़ा है। अब ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया।
आर्टिकल आ गया, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द दिस। आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया, रिलीजन माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। आप इसको सॉल्व करिएगा खुद। abolition of untouchability article 17, freedom of religion article 25, protection of interest of minorities article 29, protection against arrest and detention article 23। ठीक है, अभी देखिए yes। ओके, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। क्या है राइट टू प्रॉपर्टी? प्लीज आप आंसर नहीं देंगे, मुझे सीधा उसका बताइए आंसर। और पढ़ा था ना कि इट इज नाउ इट इज इन द आर्टिकल 300A, दैट इज द लीगल राइट। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आता है ये आप मुझे बताइएगा। सो नाउ इट इज अ लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। ठीक है, ये देखिए आ गया, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश्ड। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था? बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज द लीगल राइट, सोचना ही नहीं है। बाय विच राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये देखिए अब, you can take this screenshot and solve it by yourself because हम ये सारा सब कुछ समझ चुके हैं। तो ठीक है friends, we are completed with the PYQs related to fundamental rights. In the next video we would be covering the writs of the Indian Constitution that is provided by the Supreme Court. तो अब ये देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इससे रिलेटेड PYQs भी पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। और घटनाचक्र सीरीज हमारी पूरी आएगी, हम उसको पूरा फिनिश करेंगे बिफोर द यूपीपीसीएस प्रीलिम्स। ठीक है, डोंट वरी, सो कीप ऑन वॉचिंग।